नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक लाइन की खबर है। नहीं, ये एक लाइन की खबर नहीं है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। ऐसी क्या इंटेल आती है? सुरक्षा के लिए खतरा, हिंसा के इनपुट, कई सारे सवाल छिपे हुए हैं। एक और बात, अभिजीत दीपके कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये पहला विकेट है। और राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, जबकि स्टूडेंट मंच पर वो गए तक नहीं। अरविंद केजरीवाल अपनी ढपली पीट रहे हैं। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशेंगे। आपसे एक बार फिर से वही निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रखर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्ते मनोरंजन जी। शांतनु जी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? इस इस्तीफे के पीछे सरकार की मंशा क्या है? ये कहानी क्या हुई? मैं मतलब अपनी ही बात करूं तो आई एम वेरी शॉक्ड, और हमारे जैसे कई और बहुत सारे लोग हैं जो शॉक्ड होंगे। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि सरकार जो सोचती है वो हम नहीं सोच पाते हैं। जी। देखिए, मैं आपको ले चलूंगा किसान आंदोलन पे। और किसान आंदोलन क्यों हुआ था। 3 बहुत ही प्रोग्रेसिव जो कृषि बिल आए थे, जिससे भारत की कृषि में क्रांतिपूर्ण परिवर्तन आते, और केवल एक कुछ चंद लोगों के, थाउजेंड्स लोगों के विरोध के चलते उसको लेना पड़ा। लेकिन सरकार के पास इंटेल होता है कि जब भी ऐसा कोई विरोध होता है तो उसके अंदर कौन इन्फिल्ट्रेट करता है, राइट। और तो प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदर बात कही थी जब उन्होंने बिल वापस लिया था। उन्होंने कहा था, किसानों के लिए लाया हूं, देश के लिए वापस ले रहा हूं। मतलब किसानों का तो फायदा होता, उनको आज भी पता है किसानों को फायदा होता, लेकिन उनके लिए तो सब कुछ देखना है। उनको तो सड़कें भी देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, सब कुछ देखना है, देश कैसे चलेगा। तो देश के लिए वापस ले रहा हूं, क्योंकि वो किसान आंदोलन नहीं रहा, वो खालिस्तानी आंदोलन बनता। उसमें किसान तो कुछ ही रह गए, उसमें खालिस्तानी घुस गए, उसमें गैर बिल्कुल। गैर जितने भी गैर कानूनी तत्व घुस गए। और ऐसा ही जो जो भी ये विदेशी लॉबी है, देखिए मैं बात को इस तरह से कहता हूं, देखिए जो स्ट्रॉन्ग इंडिया है वो किसी को पसंद नहीं है। एक मजबूत भारत ना तो अमेरिका को पसंद है, ना चाइना को पसंद है। और दुख की बात यह है कि राहुल गांधी को भी पसंद नहीं है, वामपंथियों को पसंद नहीं है, अखिलेश यादव को भी पसंद नहीं है। आपको याद है जब कोरोना का टीका बनाया तो अखिलेश यादव बोले तो भाजपा का टीका है। आज जी। तक हमारे पास राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कोरोना का टीका लगाते हुए फोटो नहीं है। जी। और वही उनके आंखाओं का दर्द है। देखिए मानवेंद्र जी, मैं आपको थोड़ी अलग बात पे ले जाता हूं। जो पूरी जी। दुनिया है वो 3 लॉबीज चलाती है। पूरी दुनिया जो 3 लॉबीज चलाती है, कौन सी वो लॉबी है जिसको हम डीप स्टेट भी बोल सकते हैं। पहली है आर्म्स लॉबी, जो वेपन्स बनाती है, हम्म। ठीक है। दूसरी है फार्मा लॉबी, जो दवाइयां बनाती है। तीसरी है ऑयल लॉबी, जो आपको पता ही है, ऑयल, तेल, फ्यूल। ये तीनों लॉबियों को भारत ने आहत पहुंचाया पिछले 10 साल में। जैसे मैं शुरू करता हूं फार्मा लॉबी से। जब कोरोना आया तो अमेरिका की कंपनी, जैसे मान लिया फाइजर, मतलब वो ख्वाब देख रही थी कि 100 करोड़, उसको आप मनविंदर नहीं दिखती हैं, उनको आप एक कस्टमर दिखती हैं, शांतनु में कस्टमर दिखते हैं। यार ये तो 100 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है, और इसको मैं 100 करोड़ को 2-2 बार टीके लगवाऊंगा, और मेरा 500 रुपए का टीका जब 1000 रुपए का बिकेगा, आए हाय, मेरी तो जीवन भर की कमाई हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टीके बनवा दिए, उसको सपोर्ट करा। एक बाहर के फॉर्मूले से बनवाया, एक इंडियन फॉर्मूले से बनवाया। तो जो आहत होके बैठा है, जो जल के बैठा है, वो क्या करेगा? ये तो कह नहीं सकता अरे मैं अपना टीका नहीं, वो कहीं और से आपको अटैक करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो लॉबी ऐसे चल रही है। दूसरा आता हूं आर्म्स लॉबी। अब आर्म्स लॉबी चाहती थी ये यहां से खरीदो, जहां जो होता था 2014 की सरकारों से पहले। आपको पता है कोथरेची अंकल वाला मामला कैसे बोफोर्स केस हुआ। मतलब एक मिडिलमैन हुआ करता था जो सारी डील कराया करता था। नरेंद्र मोदी आया, उसने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी तो जो राहुल गांधी के कोथरेची मामा हैं, ये चाचा हैं, उनकी सबकी डील कट गई, उनके सबका कट मनी कट गया, तो वो बाहर हो गए। तो आर्म्स लॉबी में अब इंडियन नेट एक्सपोर्टर बनने की तरफ है। बहुत सारे देश भारत से लेने लगे। अब क्योंकि भारत के जो इक्विपमेंट है वो तो टेस्टेड भी है। अमेरिका के तो बड़े बड़े इक्विपमेंट फेल हो जा रहे हैं ईरान की छोटी लड़ाई में। भारत के इक्विपमेंट टेस्टेड है, भारत उनसे बिल्कुल। ड्रोन भी ट्रैप कर रहा है और चला भी रहा है। तो वो लॉबी फेल हो गई। तीसरा आती है ऑयल लॉबी। ऑयल लॉबी डिक्टेट करती थी यहां से लेना है, ऐसे लेना है, इतना लेना है। भारत ने कहा, जयशंकर जी ने कहा, नहीं मैं तो अपने देश के हित के हिसाब से लूंगा। मैं रशिया से भी लूंगा, मैं वेनेजुएला से भी लूंगा, मैं अमेरिका से भी लूंगा, मैं मिडल ईस्ट से भी लूंगा, जहां से मुझे सस्ता पड़ेगा, जहां से मेरे देश का हित का होगा वो लूंगा। अब ये जो 3 लॉबियां को आपने एक तरह से इरिटेट कर दिया, तो ये आपको छोड़ेंगी नहीं।
पिछले 20 साल में कम से कम 55 देशों में तख्ता पलट करा। इनके पास तो मैकेनिज्म है। क्या करना है? कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है या आइडेंटिफाई करनी है, और उसमें कहते हैं ना, जलते में घी डाल देना है। इनका यही काम है। इन्होंने बहुत बार ट्राई करा और ये फेल होते गए। इन्होंने राफेल में ट्राई करा, मुंह की खानी पड़ी। और इनको दुख की बात है, इनको यहाँ पे एक एक्सक्यूज भी मिल जाता है, राहुल गांधी के रूप में, अखिलेश यादव के रूप में, अरविंद केजरीवाल के रूप में। भाई आपको लोकल पॉन चाहिए ना, जो आपकी चाल खेलेगा। ऐसा वहां से आएगा, लेकिन कोई लोकल पॉन भी चाहिए। राफेल का राहुल गांधी ने उठाया, चौकीदार चोर है। थोड़े दिनों चला, फ्लैट हो गया, कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। हिंडनबर्ग चलाया, चला थोड़े दिनों, अदानी पे चलाया, यूएस की कोर्ट ने कह दिया ये तो मामला ही फर्जी है, फ्लैट हो गया। पेगासस चलाया कि मेरा तो फोन ही स्नूप हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है फोन दे दीजिए, जांच होगी, नहीं फोन नहीं दूंगा मैं, वो फ्लैट हो गया। एसआईआर चलाया, लोगों ने फेल कर दिया। लोगों ने कहा यार तुम केरला में तो जीत गए उसी एसआईआर के बाद, अब इस एसआईआर के बाद यहाँ पे हार जा रहे हो तो रो रहे हो। ईवीएम चलाया, सीए चलाया, इथेनॉल चलाया, अग्निवीर चलाया। किसान और धर्मेंद्र प्रधान वाले मुद्दे में मैं उसे धर्मेंद्र प्रधान मुद्दा कहता हूँ, नीट मुद्दा नहीं है। देखिए नीट मुद्दा होता तो आपने, अच्छा आप तो देखिए फॉलो करती हैं, आपने एक बात बताइए, 1 महीने के आंदोलन में एक बार भी नीट पे, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे कैसे लीक ना हो उस पर कुछ चर्चा सुनी? 5 मिनट का भी, 2 मिनट का भी भाषण सुना आपने? वहां क्या सुना? मेरा लिंग मेरी मर्जी। आपने सुना अल्लाह का नाम रह जाएगा? आपने कहा प्रेमानंद महाराज फर्जी हैं? आपने सुना नीता का पति सीता का पति? मैंने तो कभी एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात सुनी नहीं। मैंने तो कभी करिकुलम साइंटिफिक टेम्पर की बात सुनी नहीं। इस बीच हाँ एक हुआ कि एक भारत की एक कंपनी ने, जो सच के युवा हैं, उसने स्काईरूट कंपनी है, जिसने पहली प्राइवेट कंपनी है विश्व में, बहुत कम प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर दिया। जो सच के पढ़े लिखे हुए हैं वो ये कर रहे हैं। तो आपने इरिटेट करा, तो जब भी उनको कोई मौका मिला तो वो एक दिप्के को बुला लेंगे। अब दिप्के जी मैं बता, देखिए जितने भी 3-4 लोग हैं, सब ये उनमें से युवा कोई नहीं है, सब ये कम से कम 6-6, 7-7 साल पहले कॉलेज से निकल चुके हैं ना। दिप्के जी शायद 2020 में पुणे से पढ़े थे, सौरभ दाब 2020 से एमआईटी से पढ़े थे, रांका जी भी 2017-18 में कॉलेज में थे। तो 7-8 साल 10 साल से कॉलेज से बाहर है। तो अब युवा पता नहीं, ये राहुल गांधी टाइप युवा तो फिर सभी युवा हैं, फिर तो हम सब युवा ही रहेंगे जीवन भर। जी, तो जी। जब इनको दिखा कि ये नीट वाला मामला आ रहा है, अब नीट वाला मामला सॉल्व भी हो गया, लेकिन क्योंकि नीट वाला मामला बाकी मामलों से, राफेल से, हिंडनबर्ग से, पेगासस से, ऐसा ज्यादा टच होता है, क्योंकि घर घर में बच्चा है जिसने नीट दिया या उनके पहचान में दिया है। अब रीनीट हो गया, रीनीट की काउंसलिंग भी हो रही है, बच्चों को अपने कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन उनका ये मुद्दा टच कर सकता है। और जब एजुकेशन की बात आती है, ये लोग देखिए, इनकी आपको चालाकी से बचना पड़ेगा। ये लोग क्या कह रहे हैं, 150 पेपर लीक हुए पिछले 10 साल में। उसमें राजस्थान कांग्रेस सरकार के अंदर राजस्थान में वो भी काउंटेड है, उसमें हिमाचल सरकार में कांग्रेस में वो भी काउंटेड है, उसमें कर्नाटका सरकार कांग्रेस में वो भी काउंटेड है, उसमें पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी वो भी काउंटेड है, उसमें केरला सरकार पहले लेफ्ट के कांग्रेस की वो भी काउंटेड है। तो उन्होंने कहा 150 पेपर लीक हो गए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान ने जो रिफॉर्म्स करे उस पर बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से सरकार के पास यही इंटेल इनपुट रहा कि, और जो धर्मेंद्र प्रधान के लेटर में है कि ये जो आंदोलन है ये छात्रों का आंदोलन ना रह के वो इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, उसमें गैर सामाजिक तत्व, गैर कानूनी तत्व आ चुके हैं। और हमने देखा थी वो पन्नू जो है, आपको पता है वो पन्नू कह रहा है मैं $1 मिलियन दूंगा। $1 मिलियन बिल्कुल, 9 बिल्कुल। से 10 करोड़ रुपए होते हैं, है ना। वहां पे कई ओमान से बिरयानी आ रही है, वहां पे कुवैत से बिरयानी आ रही है, दुबई से बिरयानी आ रही है, वहां पे लोग खाए जा रहे हैं। तो पता लग गया कि भाई विदेशी ताकतों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है बच्चों की भावनाओं को रील्स पे। देखिए अगर आप केवल रील कैलकुलेट करेंगे ना, तो बिल्कुल। करोड़ों रुपए का खर्चा डेली का है रील्स का, जैसी वो रील्स आ रही हैं। और मैंने देखा, मतलब मैं पेज देख रहा हूँ, पूरे पेज में फिल्म का रिव्यू है एक सीजेपी के सपोर्ट में। वो साफ पता लग रहा है कि वो पैसे देके बनाया, प्रमोटेड आ रहा है बहुतों के ऊपर, तो प्रमोट करी गई है। करोड़ों रुपए तो केवल भावनाएं भड़काने में लगा दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को इसमें छानबीन करनी चाहिए, कौन सी रील कहां से आई, किसने बनाई, किसको पैसा दिया, क्या उसका तंत्र रहा। तो ये जब भारत सरकार को इनपुट मिला, तो मेरे ख्याल से कई बार आपको स्ट्रैटेजिक रिट्रीट भी करना पड़ता है, जो आप बड़े बड़े मिशन में होते हैं। रिफॉर्म्स एक बड़ा मिशन है प्रधानमंत्री मोदी का। तो एक तरह से स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल रिट्रीट है। जैसे उन्होंने किसान आंदोलन में कहा था कि किसानों के लिए लाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से उसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमें देखना चाहिए। ये जरा इनको देख लेते हैं कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट
डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जी, तो ये बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो आपने कही है। देखिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन अब से लेकर दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको याद है 2024 में अमित शाह का स्टेटमेंट ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा मैं जो मुस्लिम रिजर्वेशन है, जो इलीगल है, उसको हटा के रहूंगा। तो उन्होंने वो मुस्लिम की जगह SC/ST डाल दिया। और क्या करा? कांग्रेस की चाल देखिए, कांग्रेस की शैतानी देखिए, मतलब इससे ज्यादा विशेष नेचर नहीं हो चुकी। रेवंत रेड्डी अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर से उसको ट्वीट करवाया, एक फेक वीडियो को ट्वीट करवाया। मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सत्ता पाने के लिए किसी हद पे जा सकते हैं। उसमें देश में आग लगे, देश के बच्चों का कुछ हो, नीट का मुद्दा, उनको कोई मतलब नहीं है इन सबसे। ये उनका दूर दूर तक मुद्दा नहीं है। आपको पता है आज के दिन में पिछले 3 दिन से बंदर बांट चली कि मुद्दा किसका है? केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस केजरीवाल को गाली दे रही है। और अखिलेश यादव पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये तो भाजपा और कांग्रेस में साठगांठ हो गई, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया? मतलब केवल मुद्दा किसका है वो, क्योंकि अब बहुत दिनों बाद सक्सेस मिली है। आज तक तो सक्सेस मिली नहीं किसी मुद्दे में। देखिए, क्रेडिट वार। क्रेडिट वार और कि आपको अगर इस आंदोलन की ट्रूथफुलनेस नापनी है, इसकी ऑनेस्टी नापनी है, तो मैं 3 पैरामीटर देता हूं और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है उन पर। पहला पैरामीटर है कि जो ये आंदोलन था, क्या ये अपने कॉज पे चिपका रहा, अपने क्रॉस से टिका रहा, या ट्रू टू द कॉज था? मुझे नहीं लगता, आप बताइएगा अगर आपको लगता हो तो। भाई उसमें मुझे नीट की तो बात ही सुनाई नहीं थी। इस्तीफा, फिर उसमें ऊटपटांग गालियां, भद्दे नृत्य, भद्दे पोस्टर, नीता का पति, सीता का पति, अल्लाह का नाम रह जाएगा, ब्राह्मण को गाली, इसको गाली, केवल वो गाली गलौज का सेशन बन गया। मुझे एक इंटेलेक्चुअल सेशन लगा, मुझे लगा कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स बात होगी, एजुकेशन पॉलिसी की बात होगी, NEP पे बात होगी। भाई दिप्के जी तो अमेरिका से आए, अमेरिका में कैसे पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कैसे होते हैं, चाइना में कैसे होते हैं, कोरिया में कैसे होते हैं, बड़े बड़े देशों में कैसे पेपर होते हैं, उसमें विवाद होते, व्हाइट पेपर निकले, पता लगे। ऐसी कोई बात सुनाई दी तो मेरे ख्याल से वो अपने ट्रू टू देयर कॉज तो नहीं था। दूसरा, क्या वो नॉन पार्टीसन था? नॉन पार्टीसन मतलब वो एक पार्टी के विरोध में था कि मुद्दा था? मेरे ख्याल से वो केवल पार्टी के में था। अगर पार्टी के विरोध में ना होता तो पीछे ये भी पोस्टर लगा होता है कि पंजाब के जो शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह, वो भी इस्तीफा देंगे। पंजाब में तो अभी 5 दिन पहले हुआ है। जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका भी इस्तीफा हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रेंड सेट किया है तो इस्तीफा हो, लेकिन उन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। देखो, इस्तीफा हो गया, अच्छी बात है, इन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद बोला भी है क्या, योगी जी हम आ रहे हैं। कभी ये नहीं कहा मान जी हम आ रहे हैं, कभी ये नहीं कहा कर्नाटका जी हम आ रहे हैं, केरला जी हम आ रहे हैं, है ना? तो ये एंटी भाजपा क्यों बना रहा? तो ये नॉन पार्टीसन भी नहीं रहा। और तीसरा, क्या मैंने कभी सोल्यूशन की बात करी क्या, कि क्या सोल्यूशन? धर्मेंद्र प्रधान हट जाएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो उसके पास भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम कराने का क्या होगा? क्या उन्होंने सीखा है? कोई इनके पास व्हाइट पेपर है क्या? और इन्होंने मंच पे ऐसे लोगों को जगह दी जो प्रो चीटिंग है। अखिलेश यादव की पूरी पार्टी स्टेज पे थी, उनकी पत्नी तो पूरी मदर टेरेसा बनी घूम रही थी वहां पे, उनके एक भाई भी थे। अब अखिलेश यादव ओपनली चीटिंग का सपोर्ट करते थे, मंचों से बोलते थे कि चीटिंग कौन नहीं कर लेता एग्जाम में थोड़ी बहुत। उनके पिताजी ने कल्याण सिंह, भारत का पहला, किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला कानून कल्याण सिंह लेके आए 1992 में चीटिंग के विरोध में। 93 में जैसे मुलायम सिंह आए, हटा दिया। उनके इलेक्शन के कैंपेन के 2 नारे थे मुलायम सिंह के, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जो उनका एंटी हिंदू नारा रहता था। दूसरा बड़ा नारा था कि काला कानून हटाऊंगा। मतलब बच्चे चीटिंग कर सकते हैं, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा चीटिंग करो, चीटिंग करो, चीटिंग करो। और फिर कल्याण सिंह फिर आए, उन्होंने फिर कानून लगा दिया 98 में। मुलायम आया तो मुलायम ने फिर फीका कर दिया उसको। और अखिलेश यादव जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सो कॉल्ड, 2012 से 17 में चीटिंग के खिलाफ कोई काम नहीं करा, बल्कि उन्होंने अनिल कुमार यादव को यूपी लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनवा दिया, जिसको हाईकोर्ट से हटाना पड़ा। आपको पता है अनिल कुमार यादव की जब भर्ती हाईकोर्ट ने, उसकी भर्ती 2 साल वो लोकसभा आयोग के चेयरमैन रहे, जो SDM बनाती है। पता लगा 86 SDM आए तो 56 यादव है उसमें सारे। देखा कैसे यादव में सारे, सबको इंटरव्यू में 140 मार्क्स मिले और सारे बाकी कैंडिडेट को 120 मार्क्स मिले। 20 मार्क्स में तो ऐसे एग्जाम्स में ऊपर नीचे हो जाता है। और सबसे मजे की बात, जो अनिल कुमार यादव का CV गया लोकसभा आयोग में, वो कहां से गया? वो फैक्स मशीन से गया। कौन सी फैक्स मशीन से गया?
सपा के कार्यालय की फैक्स मशीन से अनिल कुमार यादव का सीवी भेजा गया और मतलब अपनी पार्टी से भेज के अपनी सरकार में उसको अप्रूव कर, ये होता था। ऐसे ऐसे व्यक्ति को मंच क्यों दे रहा है सीजेपी? आम आदमी पार्टी को मंच क्यों दे रहा है जब पंजाब में उनका पेपर लीक हो रहा है? कांग्रेस को क्यों थैंक यू बोल रहा है जब कर्नाटक में उनका पेपर लीक हो रहा है? तो मुझे इन तीनों में ट्रू नहीं दिखे वो अपने कॉज से, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस समय अभी भी सुधर सकते हैं वो। उनके सीजेपी के पास एक यूथ मूवमेंट बनने का एक बहुत सुनहरा मौका है। बस उनको करना क्या पड़ेगा, अपने गुरुओं के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। भाई केजरीवाल तुम हटो, योगेंद्र यादव तुम हटो, मैं पंजाब में भी इस्तीफा मांगने जाऊंगा, मैं कर्नाटका में मांगने जाऊंगा, केरला में। उनको दिखना पड़ेगा कि वो पार्टिसन नहीं है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल पार्टिसन है, पता लगते हैं। उनको तारीफ भी करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो इन क्लासरूम जितनी भी चीटिंग होती है, चाहे वो सॉल्वर मेथड के थ्रू होती थी, मतलब दूसरा आदमी भेज के होती थी, चाहे वो कॉपी एक्सचेंज के थ्रू होती थी, चाहे वो सेंटर में मास रीडिंग के थ्रू, कैसे योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 साल में खत्म करी। या उनको तारीफ करनी पड़ेगी कैसे स्मृति ईरानी ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे चीटिंग खत्म करी सीबीटी के थ्रू। आईआईटी का पेपर पिछले 6 साल से कंप्यूटर बेस्ड होता है, यूजीसी नेट का कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीयूटी का कंप्यूटर बेस्ड होता है। 2014 के पहले भारत में सीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। इस समय 8 लाख सीटें हैं मनविंदर जी, 8 लाख सीटें जहां आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा सकते हैं। कोई क्यों नहीं पूछता इसके पहले क्यों नहीं डेवलप करी है इंफ्रास्ट्रक्चर? एक दिन में नहीं डेवलप हो जाता ना ये, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल होता है किस तरह से वो सीटें डेवलप होनी है। अब अगले साल नीट भी सीबीटी हो जाएगा। ये बात कभी सुनी नहीं। अगर ये बातें कॉकरोच जनता पार्टी करने लगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन मुझे लगता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है वो तो स्टूज है, वो तो आम आदमी पार्टी की क्रिएशन, बिल्कुल साफ पता लगता है। तो लेकिन टूल किट का हिस्सा है वो, टूल किट का हिस्सा है। आखिरी बात कहूंगा जिसकी वजह से मैं चिंतित हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की उनकी मेधा है, जिस तरह उनका शौर्य है, वो पीछे हटेंगे। कई बार ऐसे स्टेप से क्या होता है, रिफॉर्म्स पे, जो लार्जर रिफॉर्म्स होते हैं उस पर झटका लगता है। देखिए ये जो काम करना ये आसान नहीं होता। जीएसटी लाना मतलब पूरे देश की टैक्स व्यवस्था को बदलना। उसमें जो स्टार्टिंग के 2 साल के टीथिंग प्रॉब्लम आते हैं वो आपको इलेक्शन में नुकसान दे सकते हैं, लेकिन और गुजरात में सबसे ज्यादा नुकसान दिया क्योंकि गुजरात में बड़ा व्यापारी वर्ग है। उसके बाद भी जीएसटी कौन लाया? और जीएसटी कोई ऐसा नहीं कि आज से मांग हो रही है, आज से 30 साल 40 साल से लोग कह रहे हैं कि कॉमन टैक्सेशन करो इंडिया में, लेकिन नरेंद्र मोदी लाए, उसका जो भी फ्लैग था, उसकी जो भी दिक्कत थी वो झेली उन्होंने अपनी सीने पे, और फिर भी चुनावी रण में भी गए। जनधन अकाउंट है, आधार है, डीबीटी है, एफसीआरए है, इंजीनियरिंग के सारे टेस्ट को कंबाइन करके जेई ले आना, मेडिकल के सारे टेस्ट को कंबाइन करके नीट ले आना। नीट की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो एंटी नीट है। क्यों एंटी नीट है? क्योंकि नीट से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और ट्रांसपेरेंसी आती है तो आप वो जो कैपिटेशन फीस है वो चार्ज नहीं कर पाते। आपको पता है मैनेजमेंट कोटे की साउथ के कॉलेज 2-2 5-5 करोड़ रुपए चार्ज करा करते थे, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होते थे। तो आपको पता है सबसे ज्यादा नीट में कौन करता था? तमिलनाडु। उन्होंने नीट में पार्टिसिपेट ही बहुत लेट करा, जब उन्हें लगा कि भाई अब तो इतने सारे बच्चे हैं, बेसिकली पब्लिक की तरफ से जब दबाव आ गया तब उनको ज्वाइन करना पड़ा। अब पहले एक बच्चे को क्या करना पड़ता था मनिंदर जी, मुझे खुद अपने इंजीनियरिंग का याद है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिकल करना है, आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको 36 पेपर भरने पड़ेंगे। आपको तमिलनाडु का भी भरना पड़ेगा, रुड़की का भी भरना पड़ेगा, आईआईटी का भी भरना पड़ेगा, नीट का भी भरना पड़ेगा, यूपी का भी करना पड़ेगा। उन सारे पेपरों को एक कर दिया, एक पेपर, एक फीस, एक काउंसलिंग, खत्म। पहले आपको अलग अलग पेपर, सबकी एंट्रेंस फीस, सबकी काउंसलिंग, सबका ट्रैवल दो, कई बार क्लैशिंग डेट होती थी, फीस जमा करनी पड़ती थी जो फोरफीट हो जाती थी, दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था, बड़ा घपला था। उसको सॉल्व करा, उसका क्रेडिट तो दे भाई किसी को। वो क्यों किसी ने टच नहीं करा टॉपिक? क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक होते हैं। ये मेरा एक डर है कि कई बार इस तरह के स्टेप्स के बाद एक रिफॉर्म्स में बैक स्टेप ना आ जाए, उसमें बैक स्टेप ना ले ले सरकारें। आपने सही कहा, डर की जो बात है। अब अभिजीत दीप के एक ऐसा युवक जो कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पे उभरता है, दिल्ली आता है, जंतर मंतर पहुंचता है, पूरी दिल्ली को हिला देता है, उसकी मांगे मान ली गई हैं। अब क्या कह रहा है? अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। इस्तीफे कह रहे थे कि सरकारें नहीं देती हैं, लेकिन देखिए इस्तीफे भी हुए हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जरा इनका वीडियो भी देख लेते हैं। सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये क्या संकेत देना चाह रहा है? देखिए उनके लिए तो विक्ट्री है ही। वो एक चीज की मांग कर रहे थे, उन्होंने सरकार को झुका लिया एक तरह से। और ऐसा नहीं कि इस्तीफे उन्होंने सर एक बात और की है शांतनु जी, कि ये पहला विकेट है। हाँ, मतलब ठीक है, हम वॉरों को गिराएंगे,
अब वो एथेनॉल के लिए नितिन गडकरी के पीछे भागेंगे, इसके पीछे भागेंगे, लेकिन मैंने कहा वो विकेट बाकी एजुकेशन मिनिस्टर के गिराएंगे तो फिर भी वो व्यापक आंदोलन बनेगा। और ये बात कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ऐसा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे से पहले एमजे अकबर जी का इस्तीफा हुआ, हर्षवर्धन जी का इस्तीफा हुआ, रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा हुआ, प्रकाश जावड़ेकर का, रमेश निशंक पोखरियाल का हुआ। तो मतलब ये ठीक है, अब उनकी रिसर्च नहीं ठीक है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने एक और दूसरी बात करी। उन्होंने मंच से थोड़ी देर बाद इसी भाषण में कहा कि शायद 2 पुलिस वालों के नाम लिए, डीसीपी का नाम लिए, एसीपी के नाम लिए, उनके भी इस्तीफे मांगेंगे अब। और उसके बाद जो शब्द था, उसमें जो दम्भ था, उसमें जो घमंड था, अरे हमने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लो, तुम क्या चीज हो। मतलब एक एसीपी ऑफिसर जो यूपीएससी का एग्जाम देके आया होगा, इनमें से जितने स्टेज पे खड़े हैं वो यूपीएससी क्या ये बैंक पीओ का एग्जाम निकाल ले, इनमें से कोई तो बड़ा मुश्किल होगा। एक रांका है इनमें से जो पढ़े लिखे हैं आईटी कानपुर के, बाकी सब ये कोई बड़ा एग्जाम देके, मुझे तो लगता है इनमें कोई भी बड़ा एग्जाम देके पास किया, उन्होंने किसी ने आईटी जैसा एग्जाम निकाला हो, नीट जैसा एग्जाम निकाला हो, स्यूट जैसा एग्जाम निकाला हो, मुझे नहीं लगता। तो ये यूपीएससी का जो व्यक्ति निकल के एसीपी बना कर, इनकी ये क्या चीज है, हमने तो एजुकेशन, तो ये जो मोबोक्रेसी माइंडसेट है ये बड़ा गड़बड़ है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि यूथ समझ रहा होगा, इसलिए इस समय कंटेंट बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जो करोड़ों वाले हैं जिनको यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, वो तो कंटेंट बनाएंगे, वो तो यूथ को भ्रमित करेंगे, वो इतने सुंदर से बनाएंगे कि यूथ को लगेगा कि हाँ यही है मसीहा। लेकिन जब तक वो रियलाइज होगा उसको, तो देर हो चुकी होगी। तो इसलिए सीबीएसई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कॉपी चेक होने में बाद में कॉपी रीचेक कराओ तो पता ही नहीं लगता था पिछले वाले ने मार्क्स क्या दिए। तो आइडिया निकला कि सारी कॉपियों को स्कैन कर दे और उनकी मार्किंग ऑन स्क्रीन हो, ऑन स्क्रीन मार्किंग। पहली बार देश में, मैं भी खुद सीबीएसई का पढ़ा हूँ आज से 30 साल पहले, पहली बार सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग आई। ठीक है, जब वो ऑन स्क्रीन मार्किंग आई, उसको सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़े हुई और वो आईटी कानपुर को और दो आईटीज को देके उसको ठीक करवाया। ठीक है, अब जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, भाई पहली बार ओएसएम लेके कौन आया, आज से 70 साल पहले किसी ने ओएसएम सोचा क्यों नहीं, सीबीएसई आज क्या है क्या। हाँ, सॉफ्टवेयर में ग्लिच आई तो ग्लिच तो ठीक हो जाएगी ना, ग्लिच आना कोई, देखिए आपने कार खरीदी, कार में थोड़ी खराबी होगी वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे पहली बार सॉफ्टवेयर लेके कौन आया, सबसे पहली बार सोचा किसने। तो ये मैं आपको कहता हूँ, ये रिफॉर्म का दिक्कत होते हैं। अब अगला आदमी का सोचेगा, अरे छोड़ो यार क्या ओएसएम लाना है, चल रहा था जैसे चल ही रही थी ना गाड़ी। तो ये मेरे ख्याल से यूथ को सोचना पड़ेगा कि कौन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और कौन केवल हाय हाय ताली मार रहा है। तो ये मेरे ख्याल से विभाजन है, ये जो भेद है, ये जो डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो राजस्थान में केवल प्रॉब्लम को सुनाते रहते थे कि देखो राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं जो पंजाब में बगल में उनके पेपर लीक हो रहे हैं तो चुप्पी साधे बैठे थे, उनके साथ यूथ खड़ा होना चाहता है या नरेंद्र मोदी के साथ या योगी आदित्यनाथ के साथ, अमित शाह के साथ, जिन्होंने आईटीज की सीट बढ़ाई, इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाई, आईएम्स की सीट बढ़ाई, पेपर्स को कंबाइन करा, सीबीटी की तरफ गए, जिन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से यूथ को समझना पड़ेगा। शांतनु जी, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, इनका क्या होगा और सोमवार को क्या होगा जब धड़ाधड़ बिल पास होंगे एंड एफसीआरए का बिल आ रहा है, ये तो एफसीआरए से तो इनको सबसे ज्यादा राहुल गांधी को तो दिक्कत होगी। आपको याद है 2024 में जब उन्होंने वोट डाला, तो वोट डालने के बाद हर आदमी वो अपनी इंक फिंगर के साथ सेल्फी डालता है, तो उन्होंने भी डाली अपनी माता जी के साथ। पीछे फोटो किसका था, जीसस क्राइस्ट मदर मैरी। वो मेरे ख्याल से अनायास नहीं था, इनोसेंट नहीं था, वो अपने आकाओं को मैसेज था, देखो मैं तो मतलब वो इतने प्रभावित थे उससे कि उन्होंने फोटो भी उस तरह का डाला। तो एफसीआरए तो धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा अड्डा है, उसी के थ्रू ये पैसा आता है। और आपको पता है केरला की चर्चेज ने फॉर्मली उसका, मतलब अब तो वो भी नहीं रह गया, पर्दा भी नहीं रह गया उसको, केरला की चर्चेज ने फॉर्मली उसको अपोज करा, नहीं ऐसा बिल नहीं आना चाहिए, तो हमारा तो पैसा रुक जाएगा, हमारी तो रोजी रोटी उससे चलती है। जितनी ये एनजीओ है जो लेबर राइट्स के नाम पे आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देती, जो पॉल्यूशन के नाम पे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देती, जो डेमोक्रेसी के नाम पे आपके इलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं होने देती, जो पॉल्यूशन के नाम पे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देती, तो वो सारी लॉबीज को बहुत धक्का लगेगा। और उसी धक्के के लिए ये लोग लेके आते हैं सब कि बड़े ऐसा आंदोलन करते हैं कि सरकारें डर जाए। अब तो ताबड़तोड़ होने लगेगा। और सबसे मजेदार, मैं तो वेट कर रहा हूँ मनिंदर जी, जिस दिन डिबेट होगी, आपको पता है एक कानून आया 24 में, सरकार कानून लेके आई थी चीटिंग के विरुद्ध, उसको कड़ा करने के लिए एक और उसमें एडिशन करा, एक एडेंडम करा। उसमें जब डिबेट होगी तो जो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ ये सारी संसद में आएगी, पता लगेगा। अखिलेश, कोई बताएगा, यूपी वाला कोई सांसद बताएगा कैसे अखिलेश यादव के समय निरी चोरी होती थी, खूब पूरा दिन जब जनता सुनेगी और वो जब वीडियो वायरल होंगे पार्लियामेंट के पटल से,
अब राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को उसके लिए मतलब तौबा मचानी चाहिए। तो ठीक कह रही हैं अब पार्लियामेंट की डिबेट हो और उसको सुनने का सबको इंतजार रहेगा। आपने किसान आंदोलन की बात की, उस समय फंडिंग की सारी डिटेल खंगाली गई थी। आपको क्या लगता है, अब वो प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अपनाया जाएगा, बिल्कुल अपनाया जाएगा और उसी के बाद जो एफसीआरए जैसे कानून है, और क्योंकि अब क्या है, आपको पता है जितना भी जो जीएसटी इनकम टैक्स का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो सारा एसएपी सिस्टम में है, तो बड़ा मुश्किल है बच पाना, है ना? इस समय ट्रेस करना बड़ा आसान है, बहुत सारी चीजें ऐप के थ्रू होती हैं, बहुत सारी चीजें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल छोड़ के जाती हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का समावेश भारतीय गवर्नेंस में इतना ज्यादा हो चुका है कि इस तरह की चीजों को ट्रेस करना ज्यादा आसान हो गया, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो मेरे ख्याल से इसके बाद भी होगी, और ये देखिए बहुत सारी क्लीनिंग बैकग्राउंड में होती है, वो पता नहीं लगती और पता लगनी भी नहीं चाहिए हम लोगों को। आप कैलकाटा गई होंगी, मैं कई बार कैलकाटा गया, है ना? कैलकाटा एयरपोर्ट से गया। अभी हमें पिछले 2 महीने में क्या पता लगा, जो कैलकाटा का रनवे 3 था उसमें एक मस्जिद थी। जी, जी। तो अब जाके 20 साल से 25 साल पे चल रहा है कि अगर कैलकाटा एयरपोर्ट जो बड़ा एयरपोर्ट है, भारत के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट है, उसमें तो एक चीज और सुनने में आई थी कि जो वहाँ बस रहती है, उस बस में बैठ करके वो लोग सब हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कम से कम 25 से 50 लोग, जो बसें होती हैं, जो आपको एयरपोर्ट, जो फ्लाइट तक लेके जाती हैं, उसमें मात्र आईडी कार्ड दिखा के, आप जो छोटा सा ड्राइवर क्लीनर भी होता है एयरपोर्ट पे, उसके भी थंब इंप्रेशन होते हैं, वो होता था। क्योंकि जब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री से जब भी रिक्वेस्ट जाती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम नहीं हटा सकते, उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। अब शुभेंदु आए, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो हमें तो बातें ही तब पता लगती हैं। देखिए, हम जैसे लोग जो बिल्कुल निगाहें रखते हैं, हम तक बातें नहीं पहुंच पाती। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, और बैकग्राउंड में चल रही हैं कि 12 साल में चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे साइंटिफिक अचीवमेंट्स हो, हम मंगलयान भी हमारा चंद्रमा पे पहुंच गया, हम तीसरी चौथी इकोनॉमी बन गए। तो देश प्रगति पे है, लेकिन ऐसी बाधाएं आती रहेंगी। और जैसे मैंने आपको कहा, नोबडी लाइक्स अ स्ट्रांग इंडिया, ना तो देश के बाहर वाले लोग, ना देश के अंदर वाले लोग। तो जो राष्ट्रवादी हैं उनको देखना है कि उनको किसके साथ रहना है, और केवल साथ नहीं रहना है, ऐसे समय में आपको अपने व्यक्ति को ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप आपस में करेंगे आपने वो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, आप देखें कि व्यक्ति का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से आपको अपने व्यक्ति को आंकना पड़ेगा। आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, उन सबको देखते हुए ये कदम उठाया गया। आपने, शांतनु जी, अपना समय दिया मेरे शो के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।